ताकि हमें वाटर चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में हमें देखना है और बहुत सारे फॉर्मेशंस को देखना है, तो इस चैप्टर को समझने के बाद ही हमें समझना है। But we will first start with atomic structure and chemical bonding today. Okay, so let's start. मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes. चलिए, I will start. अब कहानी है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात आज से नहीं, एटम कैसा है वो हमें ऐसा नहीं है कि आज ही पता चल गया एक दिन में कि एटम ऐसा है, नहीं। इट टेक टू टाइम, मतलब बहुत, मतलब समझ लो प्री हिस्टोरिक टाइम से भी ऐसे ऐसे थे केमिस्ट बोलो या फिलोसफर बोलो, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ बनाने का, बताने का कोशिश, भले वो सही नहीं थी, बट उनके ही थॉट फिर मॉडर्न एटम का रूपरेखा तैयार किया। यदि हम लोग एकदम स्टार्टिंग की बात करें, अर्ली अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स एटॉमिक मॉडल, मतलब कि एटम कैसा होगा एकदम स्टार्टिंग में किसने सबसे पहले डिस्कस किया। तो there was a Greek philosopher whose name was Democritus. Okay, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, जिन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल particles called एटोमियम। ध्यान से देखो, डेमोक्रिटस ने कुछ अबाउट 450 बीसी के अराउंड ये बात बोला था कि जो मैटर है, हम लोग अपने चारों ओर जो मैटर देखते हैं वो बनी हुई है छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स से। हम लोग जो मैटर देखते हैं अपने चारों ओर वो बनी हुई है छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिनका नाम उन्होंने बोला एटोमियम। उनका नाम उन्होंने क्या बोला? एटोमियम। और एटोमिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इट मींस, एटोमियम मींस इनडिविजिबल। ओके, और बेटा एटोमियो से ही एटम शब्द आया, फ्रॉम एटोमियो ओनली एटम वर्ड की। ओके, तो देखो एकदम स्टार्टिंग में ये 450 बीसी के आसपास की बात है, जहां पे एक आदमी ने ये बोला कि हमारे और जो भी मैटर है, हमारे और जो भी चीज है, वो बनी हुई है छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिनको हम बोलेंगे एटोमियो। और एटोमियो से वर्ड बना एटम। ओके, एंड दिस वर्ड या एटम मींस इंडिविजुअल। ओके, आई सपोज सबको समझ आ गई होगी सर। हाँ बोलिए। एटोमियो है ना, बुक में एटोमोस लिखा है। या बुक में एटोमोस लिखा है। बेटे किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सर बुक में एटोमोस आयुष, लिखा है। यस सर। आयुष, you want to say something? यस सर। बोलिए। सर वो जो आप एटोमियो लिखे हैं ना सर, हाँ वो बुक में सर एटोमोस लिखा है। बेटा एटोमोस लिखा हुआ है, वो प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है ना? एटोमियो का ही प्लूरल एटोमोस होता है। तो मैंने जो लिखा वो ध्यान दो थोड़ा, ठीक है ना? इसको एटोमोस बोलो या एटोमियो बोलो। ओके, अंडरस्टूड? समझ आई कि नहीं समझ आई? यस। चलिए ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, फिर एरिस्टोटल आया। एरिस्टोटल क्या बोला, ध्यान से देखो। मैटर इज मेड अप ऑफ 5 essences. Okay,
ये जो मैटर ये बनी हुई है 5 एसेंसेस से, 5 बेसिक थिंग से, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। ठीक है, ये जो मैटर बनी हुई है 5 चीजों से, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, मतलब ये थ्योरी अजीब सा थ्योरी था जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला, और ये थ्योरी लास्टली जाके फेल। ओके, थर्ड, डाल्टन। अब डाल्टन ने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, ओके, उनको हम लोग बोलते हैं डाल्टन पोस्टुलेट्स। ना, डाल्टन ने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए रिलेटेड टू एटम, दैट इज नोन एज डाल्टन पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देखना है, डाल्टन पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन की पोस्टुलेट्स क्या बोलती है एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, ये जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में जो चीज बोला, एटम्स is made up of, sorry, matter is made up of atoms। डाल्टन ने इस चीज को इंक्लूड किया अपने थ्योरी में, एकदम डायरेक्ट शब्दों में बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर बनी हुई है एटम्स से, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are same in all respect। देखो इनका बोलना क्या था, यदि आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम लेते हो, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का आप एटम लेते हो, जैसे कैल्शियम का एटम लिया, एक मानो इंडिया से एक कैल्शियम का पत्थर उठाया, उससे उसका एटम लिया, एक अफ्रीका से पत्थर उठाया कैल्शियम का, उससे एटम निकाला, तो दोनों के एटम में हर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। देखो अलग अलग एलिमेंट का एटम भी अलग होगा, तो इसमें कोई बात है ही नहीं, अलग अलग एलिमेंट के एटम भी atoms combine in small ratio to form compounds। देखो ये थ्योरी क्या बोलता है कि एटम जो है छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनती है। जैसे देखो आप सिंपल जान लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड बनेगी, कैसे बनेगी, 1:2 रेशियो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी 1:1 रेशियो। तो एटम क्या है, कंबाइन कर रहे हैं छोटे छोटे रेशियो में, 1:2, 1:1, या एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा तो AlCl3 1:3, इस तरह कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, atoms of element combining small ratio to form molecules। ये देखना है, एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे छोटे छोटे नंबर में, छोटे छोटे नंबर में, तो बनेगी मॉलिक्यूल। जैसे देखो हाइड्रोजन जो एटम है, 2 एटम कंबाइन किया तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। फास्फोरस का 4 एटम कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। सल्फर का 8 एटम कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये ध्यान देना है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट
जो होती है ना एलिमेंट की एटम्स, जैसे मान लो फास्फोरस एक एलिमेंट है, उसके 4 एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगी, तो सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके तो मॉलिक्यूल्स बनती है, और एटम जो अलग अलग रहते हैं वो कंबाइन करते हैं छोटे छोटे रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो चाहे चाहो तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, or atoms of different element are different in all respect, atoms of same element are same in all respect, matter is made up of atoms। और एक थ्योरी था, देखो अभी तक हम लोगों ने जितने थ्योरी देखे हैं वो सारे थ्योरी लगभग गलत है। डाल्टन की थ्योरी, डाल्टन ने साफ बोल दिया था मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसको थोड़ा सा उन्होंने बोला था मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। वैसे आप इंडिविजुअल नहीं भी लिखोगे तब चलेगा, क्योंकि एटम शब्द का ही मतलब होता है इंडिविजुअल। ओके, ये सारे थ्योरीज जो है ये लगभग के सब गलत हुए, बट एक थ्योरी जो इनका अभी भी सही माना जाता है, सिक्स वन में अभी भी सही माना जाता है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, atom are the smallest unit that takes part in a chemical reaction। देखो ये आपको अभी भी ट्रू है, ये सच है कि एटम जो है वो सबसे छोटे यूनिट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है। आज भी ये ट्रूथ है और पहले भी ये ट्रूथ था कि एटम सबसे स्मॉल यूनिट है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। आई सपोज आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, चलिए लिख लो जो लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट टाइम आई एम गिविंग यू, लिख लो। सर रिटर्न सर ओके, रिटर्न एनी डाउट? नो नो, सर। चलिए आगे। देखो जैसे ही समय आगे बढ़ती गई और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट आए, और ज्यादा डिस्कवरी होने लगा केमिस्ट्री के फील्ड में, और बहुत ज्यादा डिस्कवरी होने के बाद हमें ये पता चलता है कि एटम सिंपलेस्ट पार्ट नहीं है कोई भी चीज का। एटम के अंदर आप जाओ तो एटम और डिविजिबल है, एटम को और बांट सकते। ओके, तो हम लोग देखेंगे, पर सबसे पहले एक एटम का हम लोग डेफिनेशन देखें। Okay, we will see the basic definition of atom. An atom is the smallest particle which exhibits all the properties of an element। देखो आपको तो ये पहले भी ये डेफिनेशन मुझे एलिमेंट की बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको मालूम है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होती है जो बनी रहती है सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से। एलिमेंट्स क्या होती है? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो बोला क्या जा रहा है कि एटम को
सबसे छोटा सा यूनिट है। एटम वो सबसे छोटा सा यूनिट है जिसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी मौजूद रहता है। ये ध्यान से समझना है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक एलिमेंट का जिसमें उस एलिमेंट का लगभग सारा प्रॉपर्टी मौजूद होता है। ओके, कैल्शियम का इतना बड़ा पत्थर लो, उसमें जो प्रॉपर्टीज है कैल्शियम के एक एटम में भी लगभग आपको उतना ही सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। ओके, एटम के बारे में एक और चीज जान लो, एन एटम में और may not exist independently. एक एटम इंडिपेंडेंट रह सकता है, नो डाउट, मे या मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता। जैसे जो नोबल गैस है, नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, बट जो एक्टिव मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन इत्यादि, ये सब एक्टिव नॉन मेटल होते हैं। सोडियम एक्टिव मेटल है, पोटासियम एक्टिव मेटल है, क्लोरीन एक एक्टिव नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी एक एक्टिव नॉन मेटल है। तो एक्टिव मेटल और एक्टिव नॉन मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, वो लोग कंबाइंड स्टेट में रहती है, ठीक है ना। तो एटम रह भी सकती है इंडिपेंडेंटली या नहीं भी रह सकती। किनके एटम इंडिपेंडेंट रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो नोबल गैस के एटम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एटम के बारे में एक छोटी सी बेसिक जानकारी आप लोग जान सकते, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अब एंटर करेंगे, तो एटम के हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। ओके, हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था कि एटम जो है इंडिविजुअल है, एटम को नहीं बांटा जा सकता है और सिंपलर पार्ट। बट समय जैसे आगे बढ़ते गया हमें पता चलते गया कि एटम को हम लोग बांट सकते हैं। एटम के अंदर में और कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं। इनफैक्ट यदि आप लोग देखो तो एटम के अंदर में मॉडर्न साइंस अभी तक जितनी डेवलपमेंट की है वो बोलता है कि मोर देन 200 पार्टिकल है एटम के अंदर में जो एटम को बनाती है। बट हम लोगों को अपने सिलेबस में मात्र 3 सब एटमिक पार्टिकल को पढ़ना है, मतलब एटम जिन 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल 3 पार्टिकल से बना है उसके बारे में पढ़ना, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन, next proton, and lastly the third atomic particle will be neutron. एक एटम की जो मेजर प्रॉपर्टीज रहती है वो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, कैसे हुआ, दैट ऑल वी विल सी। So we will study the first topic, that is discovery of electron. पहला पार्टिकल हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया गया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन in 1897। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ओके, देखो, he did an experiment that is known as the CRT experiment। okay, the CRT experiment या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली he took a glass tube, okay, he took a glass tube, और उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने 2 टर्मिनल लगाए। वन इज नोन एज कैथोड
connected to negative terminal and another is known as anode connected to positive terminal. ठीक है ना? ओके, एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड था जिसको हम कैथोड बोले, एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड था जिसको हम लोग एनोड बोले. ओके, और दिस वन इज द ग्लास रॉड. दिस वन इज ग्लास, ठीक है, सॉरी ग्लास ट्यूब, ग्लास रॉड में ग्लास ट्यूब. ओके, अब इस ग्लास ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगी हुई थी. Vacuum pump. Okay, and this is high voltage source, 10,000 volt. मुझे 10,000 वोल्ट के आसपास रखी गई थी. और इस पोर्शन में, दिस पोर्शन, इट वाज deposited with zinc sulfide. यहाँ पे जिंक सल्फाइड रखा गया था, कोट किया गया था. तो जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेंट मटेरियल होती है. दैट मींस व्हाट, कि उस पे कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो उस पे एक साइन आता है. तो जिंक सल्फाइड इज अ फॉस्फोरेंट स्क्रीन. फॉस्फोरेंट स्क्रीन का मतलब होता है उस पे कोई भी चीज स्ट्राइक करती है तो एक साइन टाइप. तो दिस वाज द सेटअप. ओके, इस सेटअप की रिक्वायरमेंट क्या थी? सेटअप आई सपोज सबको समझ आ गया होगा. सेटअप की रिक्वायरमेंट देख लो बेटा क्या था. हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास रिक्वायर्ड था. क्यों इतना हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड था? क्योंकि देखो इस ग्लास ट्यूब के अंदर में हम लोगों ने गैस भर के रखा था और गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना. तो इलेक्ट्रॉन जब निकालना है कोई भी चीज से तो बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब ना इलेक्ट्रॉन से निकलेगा. इसलिए हम लोग हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, अबाउट 10,000 वोल्ट का. दूसरा, लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर रखा गया था इस ट्यूब में. 0.01 mm ऑफ लगभग. अब प्रेशर लो रखने का रीजन यह था कि इसके अंदर में बहुत कम गैस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गैस नहीं. ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि जब ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और लो प्रेशर अप्लाई किया गया तो हुआ क्या. बेसिकली उस कंडीशन में जब हाई वोल्टेज लगा दिया गया, लो प्रेशर लगाया गया तो क्या हुआ, देखा गया कि इधर से कुछ रेज जा रही है और वो रे इधर हिट कर रही है और एक साइन आ रहा है. एक साइन इज एब्सॉर्ब. साइन से ज्यादा अच्छा बोले स्पार्क देखा गया. ओके, स्पार्क देखा गया. दैट मींस कि कोई पार्टिकल इधर से आ रही है और उधर जा रही है. ओके, जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेट स्क्रीन होती है, उस पे कोई पार्टिकल हिट करता है तो एक स्पार्क टाइप. That was seen on zinc sulfide. Okay, तो उसी को एक्चुअली हम लोग बेसिकली बोलते थे कैथोड रेज. ओके, तो कैथोड रेज होते क्या है, चलो हम लोग देख लेते हैं. ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज, ये आया कहां से कैथोड. देखिए ध्यान से, the tube, the glass tube contains gas. ओके, इस ग्लास ट्यूब में क्या रखा गया था, गैस रखा गया था. ओके, gases are made of up of atoms. It's very clear that जो ग्लास ट्यूब थी वो गैस कंटेन करती थी और जो गैस है वो एटम की बनी हुई है. ओके, when high voltage is applied, when high voltage is applied, gases emit electron. ठीक है, वेरी सिंपल में समझो. गैस पड़ी हुई है ग्लास ट्यूब में, ठीक है ना. जब
और ये जो गैस है एटम से बनी हुई है, और जब मैंने हाई वोल्टेज लगा दिया तो ये गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन किधर जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई और उधर जाते हुए उधर जाके गिर, ठीक है ना। तो बेसिकली the negatively charged the negatively charged electron the negatively charged electron that moves towards the anode, that moves towards the anode is known as cathode ray, is known as cathode rays. इन्हीं को तो हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं, ओके, इन्हीं को हम लोग कैथोड रे बोलते हैं, अंडरस्टूड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। ये आपको ध्यान, अंडरस्टूड। तो कैथोड रे क्या होता है ये आपको पता चल गया। कैथोड रे बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का भी खोज। तो आई सपोज किसी को दिक्कत ना हो कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, बहुत सिंपल है। ये सेटअप आपको दिमाग में रखना है। सेटअप में सारे सेटअप का क्या काम है, ये जिंक सल्फाइड का काम है एक स्क्रीन की तरह एक्ट करना। कोई पार्टिकल आएगी, हिट करेंगे तो साइन मिलेगा, अंदर में एक्सेस एयर को निकाल देगा और इससे हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर देने के बाद ग्लास और वो इलेक्ट्रॉन जाती है कहाँ, पॉजिटिव प्लेट की ओर, और बेसिकली दे कंस्टिट्यूट कैथोड, we call them as cathode ray, okay। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। So if anybody has any problem you can ask me, otherwise next I will move on to properties of cathode ray। तो दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए मैं इस पोर्शन को मिटाता हूँ और यही पे लिखूंगा। Next we will see properties of cathode ray. Properties of cathode rays। देखो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। कैथोड रेज आर stream of negatively charged क्या, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होती है। कैथोड रेज travel in straight line in absence of electric or magnetic field। देखिए यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रेजेंट नहीं है इसके रास्ते, तो कैथोड रे एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी, अंडरस्टूड। Cathode rays are inflected towards positive plate
ओके, ऑफर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, यदि मैं क्या करूं, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस जगह मानो मैंने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव प्लेट लगाया। ओके, तो ये कैथोड रे बेसिकली देखो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो इसका रास्ता है देखो इधर जाते हो इधर डाइवर्ट होता है, इधर डाइवर्ट। क्यों डाइवर्ट होगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चीज जाती है। ओके, तो कैथोड रेज आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट मतलब उस ओर जाना, रिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान से इंपॉर्टेंट है, और इससे ये प्रूफ भी होता है कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है तब ना पॉजिटिव की ओर जा रही है। ओके, आई सपोज द आइडिया इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट, cathode rays have mechanical effect। देखो देखने के तो बहुत सारे इसके पॉइंट है, पर सिंपल सिंपल लोग देख लेते ज्यादा नहीं। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो कैथोड रे का रास्ता में यदि मान लो कैथोड रे डाली, इस रास्ता में मैंने क्या किया, एक कोई पंखा जैसा ऐसा चीज बना के एल्युमिनियम फॉइल का या कोई पतला चीज बना के रख देंगे, तो कैथोड रे यदि ऐसे जा रहा है इधर, तो क्या करेगा, इसको घुमा देगा, ये रोटेट कर। तो इसका मतलब क्या है, कैथोड रे में मैकेनिकल इफेक्ट है। तो यदि लाइट मार के रखें, मतलब देखो लाइट मार के रखेंगे हम कोई एल्युमिनियम का चीज से पतला सा, तो क्या घूमने लग जाएगा लाइट से, नहीं, लाइट तो उसको नहीं घुमा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ उसमें पार्टिकल्स हैं, और ना पार्टिकल्स हिट कर रहा है तो उसको मैकेनिकल इफेक्ट देगा, उसको घुमा रहा है। तो कैथोड रेज इससे प्रूव होती है कि मैकेनिकल इफेक्ट उसके पास है, कोई चीज को वो घुमाने की ताकत रखती है, यदि रास्ते में आता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट E by M, दिस इज चार्ज टू मास रेशियो। ये आप लोग के बुक में मेंशन्ड है, और इसको भी फिलहाल देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती है क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रे का क्या होता है। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का होता है 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। चार्ज टू मास रेशियो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 to the power -31 केजी मास। तो कूलम होता है चार्ज का यूनिट, केजी होता है मास का यूनिट, तो कूलम पर केजी के आर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और कैथोड रे के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें हाइड्रोजन गैस भरा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड रे बना। मैं इसमें ऑक्सीजन गैस मानो भरा, हाइड्रोजन हटा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड रे बना। नाइट्रोजन गैस भरूंगा उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हिट करेगा उधर जाके। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं गैस बदल दूं तो क्या कैथोड रेज बदल जाएंगे? यदि मैं गैस बदलता हूं तो क्या कैथोड रेज बदल जाएंगे? नो सर, हाँ ना, नो सर। नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है। क्यों बदलेगा? क्योंकि कैथोड रेज क्या है, आ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो एक फंडामेंटल यूनिट है जो सब में सेम हो, एटम कोई भी रहे, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वो सेम है, भले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान देना। तो कैथोड रेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस या इलेक्ट्रोड। देन आप लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड रेज आर independent of gas or electrode taken।
अब कोई भी गैस भर लो, हर केस में वही चीज निकलेगा, और हर केस में इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे बना सकता है, और कुछ तो कैथोड रे नहीं बना। तो इस तरह कैथोड रे से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करती है, और जे थॉमसन ने इसका खोज किया। इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग, नोट डाउन, और ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। नेक्स्ट विल सी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो, आपकी आईसीएससी की बुक जो है वो मेंशन करती है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया, बट इट्स लिटिल रॉन्ग कि गोल्डस्टीन प्रोटॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ओके, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को आइडेंटिफाई नहीं किया था, वो बेसिकली सिर्फ एनोड रेज के बारे में बताया था, प्रोटॉन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। योर बुक मेंशंस गोल्डस्टीन, बट दैट इज लिटिल रॉन्ग। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम लोग देखेंगे यदि तो गोल्डस्टीन ने जो देखा था वो भी मैं बताता हूं। गोल्डस्टीन observed a set of rays traveling towards कैथोड। अच्छा, मुझे एक बात बताना, कैथोड रेज जो होते हैं वो किधर ट्रेवल करते हैं? सिर्फ पॉजिटिव एनोड की टुवर्ड्स ओर। द कैथोड रे एनोड। नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चीज होती है और जाती है पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज एनोड की ओर। वैसे ही गोल्डस्टीन ने एक ऐसा रेज को ऑब्जर्व किया था, गोल्डस्टीन ने एक ऐसे सेट ऑफ रेज को ऑब्जर्व किया था जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही थी। गोल्डस्टीन ने ऐसे सेट ऑफ रेज ऑब्जर्व किया था जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही थी। इसका मतलब क्या था कि वो रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। These rays were called as anode rays or canal rays। ध्यान से तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन निकली, गैस के एटम थे, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकली, और ये इलेक्ट्रॉन किधर गई थी? एनोड के ओर गए, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो एनोड के ओर गई थी उसी को तो हम लोग बोले थे कैथोड रेज। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की ओर गई। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से देखिए ना, एनोड पॉजिटिव होती है। जब गैस जो भरा हुआ था उस ट्यूब में, उन गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे मैं सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बचेगा? एक सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बचता है? सोडियम की आयन बचती है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो एक सोडियम की आयन बचती है। ओके, वैसे ही मैं गैस से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो गैसियस पॉजिटिवली चार्ज आयन बच जाएगी। कोई गैस है,
मैंने उससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उस गैस के एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन तो बच जाएगी ना, और वही पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन फिर भागेगी नेगेटिव टर्मिनल की ओर, बोले तो कैथोड की ओर, और इसी को तो बोला गया था एनोड रेज या कैनाल रेज, इसी को बोला गया था कैनाल रेज। ओके, सिंपल सी कहानी है, बहुत इजी में समझ गए हो आप लोग। गैस भरी हुई थी ट्यूब के अंदर, ओके, ये ट्यूब थी, ये ट्यूब था, ये ट्यूब में गैस भरी हुई थी, गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन चल गई एनोड की ओर, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन बच गई, वो चल गई कैथोड की ओर, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन ही बनाया एनोड, ठीक है ना, यू शुड नो दिस। अब चलो एक पल के लिए मैं एक आपके सामने कुछ लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मानो उस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन भरा हुआ, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बनता है H+। मानो उस गैस ट्यूब में ऑक्सीजन भरा हुआ था, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनेगा O+। नाइट्रोजन भरा हुआ था, मान लो, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो बना N+। तो बेटा बोलने की मेरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे इंडिविजुअली, यदि मानो हाइड्रोजन भरा था तो इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन बनाया था कैथोड रे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन बनाया था कैथोड रे, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन बनाया था, सॉरी, नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन बनाया था कैथोड। तो हर केस में जो कैथोड रे बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही से बन रहा है नहीं, हर केस में कैथोड रे बन रहा है इलेक्ट्रॉन ही से बन रहा है, तो कैथोड रे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दे हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑल्सो। बट जो गैसियस आयन बन रही है हर केस में वो तो डिफरेंट है, H+ का मास कुछ और होगा, O+ का मास कुछ और होगा, N+ का मास कुछ और होगा, तो हर केस में जो कैथोड सॉरी एनोड रेज बनेगी इन गैसियस आयन से वो डिफरेंट रहेगी, सिंपल सा। तो ये दिमाग में आपको रखना है, you will go through the properties of anode rays now, properties of anode rays। देखिए, anode rays are stream of positively charged gaseous ion, ये तो gaseous ions होते हैं ना, anode rays are stream of positively charged gaseous ions, okay, ये तो आपको मालूम ही है। नंबर 2, anode rays depends upon nature of gas taken। देखो, जब आप गैस बदलोगे तो गैस का मास भी बदलेगा ना, मतलब गैसेस आयन का मास बदलेगा, तो एनोड रेज की प्रॉपर्टी भी बदलेगी, मास बदलेगी, भले चार्ज सेम है, 1 यूनिट चार्ज मान ले रहे हैं, पर मास तो डिफरेंट रहेगी तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगी। तो एनोड रे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब कौन सा गैस लेते हो उसको फर्क पड़ता है, एनोड रे चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी। यदि हम बोले E/M चार्ज टू मास रेशियो, charge to mass ratio is less than cathode। ये आपको ध्यान देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज टू मास रेशियो एनोड रेज का कैथोड रेज से हमेशा कम ही रहेगा, हमेशा चार्ज टू मास रेशियो एनोड रेज का कैथोड रेज से कम ही रहेगा, ये क्यों सर? ओके, इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, उससे ज्यादा आपको प्रॉपर्टी जानने की जरूरत नहीं है एनोड रेज के बारे में। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो नेगेटिव प्लेट की तरफ बाहर भागेगी, पॉजिटिव चार्ज गैसेस आएंगे। अब देखो ध्यान से एक चीज, द स्मॉलेस्ट एंड lightest positive ion was obtained from
was obtained from हाइड्रोजन। सबसे छोटा और सबसे हल्का, सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो मिली थी वो मिली थी हाइड्रोजन। ओके, अब देखो रदरफोर्ड called it as proton in 1919। आपको ध्यान देना चाहिए, गोल्डस्टीन ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ना वो 1886 में किया था। यदि गोल्डस्टीन और थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्वेशन अपना करता तो उसी जमाने में प्रोटॉन की भी खोज हो जाती इलेक्ट्रॉन से पहले ही। बट डेविड रदरफोर्ड कॉल्ड इट एज प्रोटॉन इन 1919। किसको? हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव आयन बना उसको गोल्डस्टीन ने बोला प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन बोला? देखो ध्यान से, हाइड्रोजन जो 1h1 होता है उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन, बराबर ना? 1 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होता है 1 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो, और 1 - 1 0, 0 न्यूट्रॉन, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? 0 न्यूट्रॉन। अब मैं मानो हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो क्या बनता है? H+ बनता है। तो इलेक्ट्रॉन में निकाल देता हूं तो क्या होगा? एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, 0 न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं, तो एक प्रोटॉन ही बचा है। तो बेसिकली H+ इज प्रोटॉन ओनली। समझ गए? H+ इज प्रोटॉन ओनली। तब रदरफोर्ड ने जब हाइड्रोजन एटम यूज किया था, मतलब हाइड्रोजन गैस यूज किया था, तो वहां पे लाइटेस्ट आयन मिला था। तब उन्होंने पता किया वो लाइटेस्ट आयन तो सिर्फ प्रोटॉन ही है, और प्रोटॉन का डिस्कवरी इस प्रकार 1919 में हुआ था। और रदरफोर्ड ने किया था। बट आपको यदि स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप बेटा गोल्डस्टीन ही लिखना, क्योंकि आपके स्कूल के बुक लिखती है गोल्डस्टीन, तो नथिंग शुड बी डन फॉर दैट। आप गोल्डस्टीन लिखना, आपके टीचर्स काट देंगे नहीं तो। बट द फैक्ट इज रदरफोर्ड। क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लो। सर, हाँ बोलिए। सर व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? देखो जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ओके, डिस्कस करूंगा थोड़ा देर बाद। सबके मार्क्स को मैं आपको बताऊं। ओके, लेट्स सी। बेटा तो यस सर। lastly, discovery of neutron, we will see. Discovery of neutron. देखो, Chadwick 1932 bombarded a thin sheet of beryllium, a thin sheet of beryllium. This is beryllium atom, ठीक है ना? A thin sheet of beryllium, पतला सा sheet लिया beryllium का। Chadwick 1932 में bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particles. ओके, अब बेटा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो पहले समझ लो। हीलियम के एक एटम से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? बेसिकली हीलियम के एटम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वी कॉल इट एज अल्फा पार्टिकल। ओके, ये बहुत हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल होती है, 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करती है ये पार्टिकल। ओके, बहुत हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल होती है, 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करती है ये पार्टिकल। 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करती है ये पार्टिकल।
ओके, तो चैडविक ने क्या किया था, बॉम्बार्ड किया था, इसका मतलब भेजा था इसके ऊपर बेरिलियम का एक सीट दिया था पतला, बेरिलियम सीट। ओके, उसके ऊपर उन्होंने तो ये डालने से हुआ था क्या, बेसिकली बेरिलियम 49 जो होती है 4 एटॉमिक नंबर और 9 एटॉमिक मास। तो यदि आप अल्फा पार्टिकल भेजते हो, अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा पार्टिकल, या यू कैन राइट इट एज He2+2, तो देखो तो उन्हें मिला था कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन, ये कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है। ओके, कैसे, बेरिलियम के पतले से सीट पे यदि अल्फा पार्टिकल डाला जाए तो ये बेरिलियम एटम ही चेंज हो जाती है, ये बन जाती है कार्बन, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जहां पे न्यूक्लियस बदल जाता है, एटम ही बदल जाता है। नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखे हैं कि एटम सिर्फ आगे पीछे होती है या चेंज करते हैं अपने रेडिकल्स को, नई चीज बनाते हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, एटम ही बदल जा रहा है। जब एटम बदलता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन, so here nuclear reaction takes place or neutron is a neutral particle, with mass slightly heavier than proton was obtained. Proton was obtained. देखो, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला था ये करने से, जिसका मास प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है। यदि आप मास ऑफ प्रोटॉन नॉर्मली देखो तो इट्स 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मास ऑफ प्रोटॉन, और वही मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो तो 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा भारी हुआ। तो इस प्रकार 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का हुआ। कोई भी दिक्कत आपको इसमें तो आप पूछ लो, तो वी विल मूव फॉरवर्ड, एनी प्रॉब्लम, नो, चलिए आगे बढ़ो, कुछ पूछना है? No, sir. नहीं। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स, इसको सिंबल क्या देते हैं? ओके, उनका चार्ज क्या होता है, एटॉमिक यूनिट में देखेंगे, बोले तो इलेक्ट्रिकल यूनिट। ओके, उसका चार्ज कूलम में देखेंगे, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, पढ़े हो आप लोग, और उसका मास भी देखेंगे इन केजी, केजी में हम लोग मास भी देखेंगे। तो पहला पार्टिकल जो था इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है बेटा ई माइनस और -1 E0, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। चार्ज इलेक्ट्रिकल यूनिट में यदि बात किया जाए तो इसकी चार्ज होती है -1,
ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल यूनिट में यदि चार्ज बात की जाए तो इट्स -1, कूलम में बात किया जाए तो -1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है ना। और यदि मास बात की जाए केजी में तो 9.1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। प्रोटॉन जो होती है, प्रोटॉन के लिए सिंबल नॉर्मली H+ यूज करते हैं, या बहुत सारे बुक इसको 1H1 भी लिखता है, और ज्यादा स्पेसिफिक होगा H+ लिख दो। ओके, H+ और P+ भी लिखते हैं हम, चार्ज इसकी +1 होती है, और इलेक्ट्रिकल यूनिट में और कूलम में 1.6 × 10⁻⁻⁷। इसका मास वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक यदि हम लोग लिखें तो इट्स 1.6 × 10⁻⁻27, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻27। वही न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0n1 और सिर्फ n, यू कैन राइट इट एज 0n1 या सिर्फ n, और चार्ज इसमें कुछ चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। और कूलम में भी बात किया जाए तो इसमें चार्ज 0 होता है, और मास देखी जाए तो उसकी मास यदि वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक देखो, वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक दोनों के मास एक, ओके, 1.6 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। और यदि डेसिमल के प्लेस बढ़ाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा दोनों के मास। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली हम लोगों ने डील किया। ओके, अब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो गया। अब ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से एटम के सिस्टम के अंदर में अरेंज्ड है वो हमें देखना है। तो इन द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली वी विल डील विद इलेक्ट्रॉन किस तरह एटम में अरेंज्ड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है एटम में, तो एटम की स्ट्रक्चर को अब हम लोग इन डेप्थ में देखेंगे। तो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमें पता चल ही गया, बट नेक्स्ट वी विल डील with all the models of atom की मॉडल कैसे। ओके, तो बेटा आज के लिए थैंक यू, वी विल मीट